इससे पहले हम लोग टोरिजन या टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट, सॉफ्ट पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, और सरल या शुद्ध मरोड़ सिंपल टोरिजन का अध्ययन किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोरिजन इक्वेशन। तो टोरिजन इक्वेशन ज्ञात करने से पहले या टोरिजन इक्वेशन के अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशंस मानते हैं, ठीक है। तो वो एजम्पशंस हमारा अग्रलिखित है, ठीक है, उसको अभी हम समझाते हैं। एजम्पशन स्टार्ट करने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि जब ये एजम्पशन तब काम करता है जब मरोड़ को मतलब कि एंगल ऑफ ट्विस्ट बहुत कम होती है, ठीक है, तब तभी ये एजम्पशंस लागू होंगे, ठीक है। और यही मानते हुए हम टोरिजन इक्वेशन को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमारा एजम्पशंस क्या है, हमारी अवधारणा क्या है, मान्यता क्या है। टोरिजन इक्वेशन निकालने के लिए हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं। वो मान्यता इस प्रकार है। पहला, शाफ्ट का पदार्थ पूर्ण लंबाई में समान बना रहता है, ठीक है। मतलब जो शाफ्ट की लंबाई है वो जब ट्विस्ट होती है, टार्क होती है, जब मरोड़ उसमें आती है तो उसकी लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसका लंबाई जितना टार्क लगने से पहले थी उतना ही टार्क लगने के बाद है, ठीक। दूसरा आता है कि मरोड़ के अंतर्गत किन्हीं दो अनुप्रस्थ कांटों के बीच की दूरी हमेशा क्या बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। हम पहले ही मान लिए हैं कि लंबाई हमारा समान है, तो वो ट्विस्टिंग के बाद भी अगर हम कोई अनुप्रस्थ काटें तो उनके बीच की दूरी ट्विस्टिंग से पहले और ट्विस्टिंग के बाद भी उतना ही बनी रहेगी, ठीक है। तीसरा है हमारा सॉफ्ट, तीसरा एजम्पशन है सॉफ्ट के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का कोई भी व्यास बल लागू लगने के बाद वो उतना ही लंबा तथा सीधा बना रहता है। उसी प्रकार, ठीक है, कोई भी व्यास हो वो हमेशा क्या होगा, सॉफ्ट हमारा क्या बेलनाकार होता है, ठीक है, तो उसमें लंबाई भी रहती है, वृत्त भी रहता है, ठीक है। तो हमेशा सॉफ्ट ट्विस्टिंग मतलब कि टार्क लगने से पहले और टार्क लगने के बाद, आघूर्ण लगने से पहले आघूर्ण लगने के बाद उसके व्यास में तथा उसकी लंबाई में कोई कमी नहीं आती है, उतना ही लंबा उतना ही सीधा बना रहता है। और चौथा और लास्ट एजम्पशन मानते हैं कि बल आघूर्ण लगने से पहले शाफ्ट में कोई भी वृत्तीय या समतल अनुप्रस्थ काट मरोड़ या बल आघूर्ण लगने के बाद भी वृत्तीय और समतल रहती है, ठीक है, या बनी रहती है। मतलब कि बल आघूर्ण लगने से पहले और उसके लगने के बाद भी जैसा हमारा शाफ्ट होता है वैसा ही बना रहता है, ठीक है। तो अब हम टार्क इक्वेशन की को प्रूफ करेंगे। ये मान्यताएं लेते हुए हम टार्क इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक एल लंबाई तथा आर अर्धव्यास या त्रिज्या का एक शाफ्ट लिया जाता है जो जिसका एक सिरा क्या है, एक सिरा मतलब सिरा ए फिक्स्ड है और बी स्वतंत्र है, ठीक है। बिंदु सिरा बी पर एक मरोड़ लगाया जाता है जिसका मान कितना है, टी है। मतलब कि सिरा बी पर टी मान का एक टोरिजन या टार्क, ठीक है, मरोड़ घूर्ण लग रहा है। तो टी क्या है हमारा, आर रेडियस है, ठीक है, रेडियस और सॉफ्ट की रेडियस है, एल लेंथ ऑफ सॉफ्ट है, ठीक, टी है हमारा टॉर्क या टोरिजन, ठीक है, जो कि कहाँ कार्य कर रहा है, स्वतंत्र सिरा, ठीक है। हमारा एक सॉफ्ट लिए हैं जिसकी लंबाई एल है और त्रिज्या आर है। इस ये ए सिरे पर फिक्स है और बी इसका स्वतंत्र सिरा है। तो बी पर हम क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। तो टॉर्क जब लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐठन आएगा, टोरिजन आएगा, ठीक है। अब आगे, तो अब हमारा बी सिरा क्या है, स्वतंत्र है, उस पर हमने टार्क लगाया। तो जब घुमाएंगे तो स्वतंत्र सिरा घूमेगा लेकिन जो फिक्स सिरा है वो घूम नहीं पाएगा, अर्थात इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ऐठन आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्विस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। कारण कि जब टी सिरा से अपनी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे परंतु दूसरा सिरा फिक्स होने के कारण शाफ्ट क्या होगा, पूरा घूम नहीं पाएगा। इस प्रकार शाफ्ट में क्या आ जाएगा, एक प्रकार का ऐठन आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ए सिरा घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है और बी सिरा क्या है, घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो ए तथा बीच के कांटों में घूमने की स्वतंत्रता, ए तथा बीच के कांटों में घूमने की स्वतंत्रता ए से बी की ओर बढ़ती है। मतलब ए सिरा पर घूमेगी नहीं लेकिन बी सिरा पर अधिकतम घूम जाएगी। मतलब ए से बी की तरफ जाए तो घूमने की प्रवृत्ति क्या है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। यदि अब सारे शाफ्ट को हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें, छोटे छोटे अनगिनत पट्टियां बना लें, ठीक है। मतलब यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक पट्टी अपनी दाईं ओर की पट्टी, मतलब इस ए से बी की तरफ जाने में प्रत्येक पट्टी एक दूसरे पर क्या हो रही है, फिसल रही है, ठीक है। इस फिसलने के कारण इसमें क्या इस पर कौन सा बल लग रहा है, कर्तन बल लग रहा है। और कर्तन बल जब लग रहा है तो इसमें किस टाइप का प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारा को तो नहीं लेकिन एक दो पट्टी मान के इस पर कर्तन बल का मान निकालेंगे, ठीक है। शाफ्ट की आंतरिक प्रतिक्रिया समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ए से बी की तरफ हम छोटी छोटी पट्टियां मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सारे पर तो नहीं मान पाएंगे तो हम 3 पट्टियां माने हैं बी की तरफ से, 1 2 3 पट्टी माने हैं, ठीक है। तो पट्टी 2 और पट्टी 1 पर विचार करें तो पट्टी 1 की घूर्ण की दिशा में घुमाने, जब पट्टी 1 पर मतलब कि स्वतंत्र सिरे पर हम क्या करेंगे, मरोड़ लगाएंगे, ये हमारा मरोड़ का डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, ए पट्टी 1 पट्टी 2 को, पट्टी 1 पट्टी, ठीक है, जब लगाएंगे तो पट्टी 2 को पट्टी 1 मरोड़ की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। पहले पट्टी 1 घूमेगा ना जब इस पर, तो 2 पर क्या, 2 को भी घुमाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। परंतु पट्टी पट्टी 1 पट्टी 2 घुमाने का प्रयत्न करेगा लेकिन पट्टी 3 इस घुमाने की प्रवृत्ति का विरोध करेगा, ठीक है। तो पट्टी 2 को पट्टी 1 के घूर्ण की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करती है परंतु पट्टी 3 पट्टी 2 को घूमने से रोकती है, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि पट्टी 2 उतना नहीं घूम पाएगा जितना कि पट्टी 1 घूमेगा, ठीक है। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, बिंदु ए तक जाते जाते जो हमारा मरोड़ होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पट्टी 1 तो घूम रहा है, जब पट्टी 1 घूम रहा है तो वो पट्टी 2 को घुमाने का प्रयास कर रहा है लेकिन पट्टी 3 क्या है, घुमाने की क्या कर रहा है, घुमाने पट्टी 2 को घूमने से रोक रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। अतः 2 बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, अर्थात इसमें किस टाइप का फोर्स कार्य कर रहा है, कर्तन फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, कर्तन बल कार्य कर रहा है। और जब कर्तन बल कार्य कर रहा है तो इसमें किस टाइप का प्रतिबल उत्पन्न होगा, कर्तन विकृति उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिक्रिया हुआ। अब हम आगे की घटनाओं पर डिस्कस करते हैं। हमारा ये जो शाफ्ट है वो इलास्टिक पदार्थ का बना है। तो जब हम पट्टी 1 को टॉर्क लगाते हैं तो पट्टी 1 पट्टी 2 को घुमाने का प्रयास करता है लेकिन पट्टी 3 क्या है, उसको घुमाने का प्रतिरोध करता है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बिंदु ए फिक्स सिरे की तरफ बढ़े तो इसी कारण हमारा क्या होगा, तो रीजन बी से ए की तरफ कम होता जाता है, ठीक है, और बिंदु ए पर आके ये शून्य हो जाता है, ठीक। तो इसी प्रतिरोध के कारण जब हम शाफ्ट पर से बल हटाते हैं, मतलब टी को हटाते हैं, तो हमारा जो शाफ्ट है वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्विस्टिंग एंगल के ऊपर। तो मरोड़ कोण शाफ्ट में मरोड़ कोण पर डिस्कस करें
तो जब हमारा शाफ्ट पर टार्क नहीं लग रहा है तो उस समय पॉइंट हमारा डी है, ठीक है। और सी डी वन ये क्या है, शाफ्ट के अक्ष के समांतर है। अभी हमारा क्या है, टार्क इस पर कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। जब इस पर टी टार्क कार्य किया तो डी घूमकर डी वन डैश पर आ गया, डी वन जो घूमकर वो कहाँ, डी वन पॉइंट डी वन डैश पर आ गया, ठीक है। तो वो लंबाई के अक्ष में डी वन से आकर ये क्या, डी वन डैश पर आ गया, ठीक। टार्क जब काम नहीं कर रहा है तो पॉइंट डी वन है, ठीक है। जब टार्क काम करने लगा तो डी वन कहाँ चलाया, डी वन डैश पर। लेकिन सी सिरा फिक्स होने के कारण सी वन क्या है, वहीं पे फिक्स है, ठीक है। उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो टार्क लगने से पहले स्थिति क्या थी, सी वन डी वन थी, और टार्क लगने के बाद स्थिति क्या है, सी वन डी वन डैश है। तो वो फाई एंगल क्या हुआ, घूम गया, ठीक है। फाई एंगल का उसमें क्या हुआ, ट्विस्ट आया। तो ट्विस्ट एंगल हमारा कितना है, ट्विस्ट एंगल हमारा फाई है, ठीक है। और जो कोण बना वृत्ति पर वो कितना, थीटा बना, ठीक है। थीटा भी हमारा क्या है, एंगुलर पोर्शन पर बना एंगल है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ट्विस्ट एंगल है, मरोड़ एंगल है, वो क्या है, कोण डी वन ओ डी वन डैश, ये कितना है हमारा, थीटा है, ठीक है। तो एंगुलर पोर्शन पर जो हमारा एंगल बना वही हमारा क्या है, ट्विस्ट एंगल है, ठीक है। ट्विस्ट एंगल या एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है। तो थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो जब हमारा शाफ्ट उसकी अक्ष के समांतर है, ठीक है, उस पर कोई टार्क नहीं लग रहा है, तब मरोड़ एंगल से पहले जब इस तो मरोड़ एंगल मरोड़ घूर्ण लगने से पहले शाफ्ट पर उसकी अक्ष के समांतर C1 D1 रेखा अक्ष पर, अगर लंबाई के अक्ष पर अभी टॉर्क नहीं लगा है तो अक्ष के लंबाई के समांतर C1 D1 रेखा लिया गया है, ठीक है। अब मरोड़ लगने के पश्चात संतुलित अवस्था में इसकी स्थिति क्या हो जाती है, C1 D1 डैश हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो फिक्स सिरा पर बिंदु C1 क्या है, हम देखते हैं कि फिक्स सिरा पर बिंदु C1 की स्थिति वही बनी रहती है, लेकिन स्वतंत्र सिरा पर बिंदु D1 सरक के कहाँ जाती है, विस्थापित होकर D1 डैश पर आ जाती है, ठीक है। मतलब नई स्थिति D1 से D1 डैश पर आ जाती है। तो इन दो रेखाओं के बीच पट्टियों के भाग उनके अलग अलग घुमाव को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम, उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मिनिमम होता जाएगा। तो इससे हम देखते हैं कि हमारा जो घुमाव है वो बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ घटता जाता है, अर्थात बिंदु ए सिरा की ओर घटता जाता है, अर्थात बिंदु बी सिरा पर जो घुमाव है वो अधिकतम होगा तथा बिंदु सी सिरा पर जो घुमाव है वो शून्य होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बी सिरा पर ट्विस्ट एंगल अधिकतम तथा सी सिरा पर ट्विस्ट एंगल क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। तो यदि शाफ्ट के स्वतंत्र सिरे की ओर देखा जाए तो वृत्ताकार सिरा, ठीक है, वृत्ताकार सिरा, इसकी बात हो रही है इस क्षेत्र की, जो हमारा साइड व्यू है। वृत्ताकार सिरा पर शाफ्ट पर मरोड़ घूर्ण लगने से D1 बिंदु D1 डैश बिंदु पर चला आता है, ठीक है। इसकी ये बात भी हो ही गया है, ठीक है। अर्थात त्रिज्या OD1 डैश पर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें
जितने एंगल का मूवमेंट होता है वही हमारा क्या है, ट्विस्ट एंगल है। ठीक है, तो वही हमारा ट्विस्ट एंगल कितना है, d1 डैश। तो ट्विस्ट एंगल या घुमाव कोण कितना हो जाएगा हमारा, एंगल d1 ओ d1 डैश। ठीक, तो हम मरोड़ कोण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि शाफ्ट में अधिकतम घुमाव के कोण को ऐंठन का कोण या मरोड़ कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेखा कहाँ C1 D1 से परिवर्तित होकर कहाँ आ जाती है, C1 D1 डैश पर आ जाती है। तो D1 C1 D1 डैश, D1 C1 D1 डैश हमारा क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगी। और ये विकृति किस टाइप की हो जाएगी, कर्तन विकृति हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का लग रहा है, कर्तन बल लग रहा है, जिसके कारण कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें जिस टाइप की विकृति आएगी वो किस टाइप की आएगी, कर्तन विकृति। तो फाई बराबर क्या है हमारा, शाफ्ट पर लगने वाला प्रतिबल, और ये किस टाइप का होगा, कर्तन प्रतिबल। और कर्तन प्रतिबल को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बटा में शाफ्ट का कर्तन मापांक। और कर्तन मापांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/G। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। क्योंकि C1, अब हम इस चित्र में आए तो C1 D1 D1 डैश हमारा क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज C D1 D1 डैश से tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, D1 D1 डैश बटा में C1 D1। ठीक है, तो D1 D1 डैश अपॉन कितना हो जाएगा, L। यदि फाई का मान बहुत कम है, फाई का मान बहुत कम है, तो tan फाई बराबर 5। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan फाई की जगह, फाई का मान बहुत छोटा है तो tan फाई की जगह फाई रख दिया, तो हमारा जाएगा D1 डैश अपॉन L। ठीक है, तो फाई बराबर हमारा D1 डैश बाई L आया। ठीक है, तो D1 डैश हमारा क्या है, इस वृत्त का आर्क है, मतलब चाप है। तो इसका मान हम यहाँ से निकाल लेंगे इस वृत्त से। तो वृत्त बराबर चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणे में त्रिज्या। तो थीटा का कोण है, ट्विस्ट एंगल हमारा कितना है, थीटा है। ठीक है, और त्रिज्या कितना है हमारा r। तो OD1 गुणे r, तो D1 डैश बराबर कितना हो गया, r थीटा। तो D1 डैश की जगह मान रख दिया, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, r थीटा बाई L। और समीकरण नंबर 1 से फाई का मान हमने रख दिया, तो हमारा क्या आ गया, Q/G बराबर r थीटा अपॉन L। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से फाई का मान रखने पर Q/G बराबर r थीटा अपॉन L आया। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, G थीटा अपॉन L इंटू में R। ठीक, ठीक है, तो इस Q बराबर G थीटा अपॉन L इंटू में R, तो इसमें G थीटा, G भी क्या है, कर्तन मापांक है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और L शाफ्ट की लंबाई, ये तीनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमारा जो
कर्तन प्रतिबल है उसका मान किस पर डिपेंड हो जाता है, आर के। ठीक है, तो जी थीटा अपॉन एल हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम के से रिप्रेजेंट करें तो जी थीटा अपॉन एल की जगह हमने के रख दिया, तो क्यू बराबर के इंटू में आर, जहाँ क्यू क्या है, कर्तन मापांक, सॉरी क्यू क्या है, कर्तन प्रतिबल है। तो कर्तन प्रतिबल किसके समानुपाती हो गया, रेडियस के। अगर इसका रेडियस कम है तो कर्तन प्रतिबल का मान अधिक, कम है तो कर्तन प्रतिबल का मान कम होगा, जब सॉफ्ट का रेडियस अधिक है तो कर्तन प्रतिबल का मान भी अधिक होगा। तो इससे हमारा क्या रिलेशन आया कि जो कर्तन प्रतिबल का मान है वो रेडियस के पर डिपेंडेंट होता है, एक समान अनुपात में होता है। अगर शाफ्ट का रेडियस कम है तो कर्तन प्रतिबल का मान कम होगा, यदि शाफ्ट का रेडियस अधिक है तो कर्तन प्रतिबल का मान अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्विस्टिंग के थ्रू रिलेशन आया क्या, हमारा Q समानुपाते R। ठीक है, अब हम रजिस्टिंग टॉर्क की बात करते हैं। तो हमारा Q समानुपाती R आया। ठीक है, यदि R का मान कम तो Q का मान भी कम, यदि R का मान अधिकतम तो Q का मान भी क्या है, अधिकतम है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर R। ठीक है, जब R रेडियस ले रहे हैं तो इसमें उत्पन्न कर्तन प्रतिबल मान लेते हैं कि स्मॉल q है। ठीक है, जब R1 ले रहे हैं तो कर्तन प्रतिबल हमारा Q1 है, जब R2 रेडियस ले रहे हैं तो कर्तन प्रतिबल हमारा Q2 है। ठीक है, तो ये समान अनुपात में है। कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि जब रेडियस कम तो कर्तन बल भी कम, जब रेडियस अधिक तो कर्तन बल भी अधिक। ठीक है, अब हम रजिस्टिंग टॉर्क निकालेंगे। रजिस्टिंग टॉर्क प्रतिरोधी मरोड़ घूर्ण, प्रतिरोधी मरोड़ घूर्ण। ठीक है, इन्हीं सबों का उपयोग करके हम टॉर्जन इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला है शाफ्ट की आंतरिक प्रतिक्रिया जिसके थ्रू हमने कर्तन प्रतिबल और कर्तन बल का मान के कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया है। उसके बाद ट्विस्टिंग एंगल घुमाव कोण की बात की है, और फिर घुमाव कोण के बाद हमने घुमाव कोण से हमारा क्या रिलेशन आया, Q समानुपाते R आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्विस्टिंग रजिस्टिंग ट्विस्ट की। ठीक है, रजिस्टिंग टार्क की, प्रतिरोधी टार्क। ठीक है, तो इसके लिए एक हम डेल आर मोटाई का एक रेडियस लेते हैं। ठीक है, जिसकी एक शाफ्ट लेते हैं जिसकी मोटाई कितनी है, डेल आर है, और उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, और इस पट्टी पर, इस डेल आर पर कर्तन बल कितना है, Q है। ठीक है, तो पट्टी पर डेल आर, पट्टी पर कुल कर्तन बल F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हम जानते हैं प्रतिबल गुणे में क्षेत्रफल, तो कर्तन प्रतिबल गुणे में पट्टी का क्षेत्रफल। तो हमने कर्तन पट्टी पर, डेलार पट्टी पर कुल कर्तन बल निकाला। कुल कर्तन बल कितना हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल गुणे में पट्टी का क्षेत्रफल। तो F बराबर Q इंटू में पट्टी की परिधि कितनी हो जाएगी, R स्मॉल r त्रिज्या की है तो 2 पाई r, और उसके मोटाई से ये हमारी क्या हो जाएगी, पट्टी की लंबाई हो जाएगी या परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और उसमें उसकी मोटाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मोटाई कितना है, डेल आर। ठीक है, तो 2 पाई r इंटू डेल आर कर देंगे तो पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा, और Q मान लिया है कि इस पट्टी पर कर्तन प्रतिबल है, तो हमारा बल निकल गया। अब केंद्र O पर घूर्ण, तो घूर्ण बराबर होता है बल गुणे में लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितना है, स्मॉल r, और बल हमने निकाला है। ठीक है, तो बल गुणे में लंबवत दूरी हो गया, तो
इस बल के कारण केंद्रों पर लगने वाला घूर्ण कितना हो जाएगा, Q इंटू 2πr² इंटू डेल आर। ठीक, तो ये छोटी पट्टी का है। अब इस पट्टी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण शाफ्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण शाफ्ट का कितना घूर्ण उत्पन्न होगा ये निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टी बराबर समेशन संपूर्ण शाफ्ट की कितना माने हम लोग रेडियस कैपिटल आर, तो 0 to r हमारा क्या हो जाएगा लिमिट, इनटू में क्यू मतलब पट्टी को हमने निकाल लिया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण शाफ्ट का हो जाएगा डी आर। ठीक है, तो ये संपूर्ण शाफ्ट का टार्क हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हम पट्टी का क्या किए कि पट्टी पर हमने टार्क निकाला और उसका हम इंटीग्रेशन कर दिया, तो संपूर्ण शाफ्ट का हमारा क्या हो जाएगा टार्क हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर निकाला है क्यू आर बराबर स्मॉल क्यू अपॉन आर, तो यहाँ से हम स्मॉल क्यू का मान निकालेंगे, तो स्मॉल क्यू का मान कितना हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल क्यू हमारा संपूर्ण शाफ्ट पर कर्तन प्रतिबल है, ये हम लोग आगे माने हैं। ठीक है, तो रखें मान रख के हमने इंटीग्रेशन निकाला। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू बाई स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर रख दिया, तो 2 इंटू 2πr² dr रख दिया। हल किया तो हमारा कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर इंटू 2π हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, और आर क्यू का इंटीग्रेशन 0 से r तक लिमिट में कर दिया, तो हमारा आ जाएगा क्यू बाई आर 2 इंटू पाई कैपिटल R² अपॉन 4। हल करने पर क्यू अपॉन आर इंटू में पाई r के पावर 4 अपॉन 2 आया। ठीक है, तो प्रतिरोधी ट्विस्ट रेजिस्टिंग ट्विस्ट या प्रतिरोधी मरोड़ का मान कितना आया, टी बराबर कैपिटल क्यू अपॉन आर इंटू पाई r के पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, यदि शाफ्ट का व्यास स्मॉल डी माने और शाफ्ट का रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो स्मॉल डी बराबर 2r। ठीक है, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ध्रुवी जड़त्व आघूर्ण कैपिटल जे बराबर हम लोग इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल जे बराबर कितना होता है पाई डी के पावर 4 अपॉन 32। तो डी के पावर 4 डी हमारा व्यास है, तो डी की जगह 2r लिख सकते हैं, तो 2r रख दिया, तो हमारा जे बराबर कितना आ जाएगा पाई r के पावर 4 अपॉन 2। तो इस पाई r के पावर 4 अपॉन 2 में हम क्या रख सकते हैं, जे का मान है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला है, तो t बराबर कितना हो जाएगा q अपॉन r इंटू में j, या t अपॉन j बराबर q अपॉन r। ठीक है, और हम लोग ने इससे पहले q बाई आर का मान निकाल लिया था। कितना था हमारा q बाई आर का मान, g थीटा अपॉन l। यही हमारा क्या है, यही हमारा टोरिजन इक्वेशन मरोड़ समीकरण है। ठीक है, हमने q बाई आर का मान इससे पहले नहीं, यहाँ जहाँ पे हम लोग ने q समानुपाती r निकाला था, वहाँ पे q बाई आर का मान हम लोग निकाल चुके थे, कितना था g थीटा बाई एल, जो कि कांस्टेंट था। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर j का मान रखें, तो t बाई जे बराबर q बाई आर बराबर g थीटा बाई एल, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा टोरिजन इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा टोरिजन इक्वेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन या ध्रुवीय आकृति मापांक। नेक्स्ट टॉपिक है मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन, टोरिजनल रिजिडिटी या स्टिफनेस। यदि किसी शाफ्ट का कर्तन मापांक कैपिटल जी तथा उस शाफ्ट के अनुप्रस्थ काट के ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण कैपिटल जे हो, तो दोनों के गुणनफल को शाफ्ट की मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन कहते हैं। ठीक है, तो टी मरोड़ समीकरण टी बाई जे बराबर टोरिजन इक्वेशन टी बाई जे बराबर क्यू बाई आर इंटू जी थीटा अपॉन एल से हम क्या कि जी इंटू जे
जी इंटू जे ही हमारा क्या है, मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन है। वो उसके इस टोजन इक्वेशन का इस्तेमाल करके जी इंटू जे का मान निकालेंगे। तो जी इंटू जे बराबर कितना आ जाएगा, टी एल अपॉन थीटा। तो मरोड़ दृढ़ता जी इंटू जे बराबर कितना हो जाएगा, टी इंटू एल अपॉन में थीटा। अर्थात शाफ्ट की मरोड़ दृढ़ता वह मरोड़ गुण है जिससे शाफ्ट की प्रति इकाई लंबाई में 1 रेडियन का मरोड़ उत्पन्न होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि शाफ्ट की मरोड़ दृढ़ता जी इंटू जे वो मरोड़ गुण है जिससे शाफ्ट की प्रति इकाई लंबाई में 1 रेडियन का मरोड़ उत्पन्न होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन है। ठीक, अब बात करते हैं ध्रुवीय आकृति मापांक की। तो ध्रुवीय आकृति मापांक, पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो मरोड़ इक्वेशन से या टोजन इक्वेशन से टी बाई जे बराबर क्यू बाई आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, वहाँ से हम जेड बाई आर का मान निकालेंगे तो जेड बाई आर बराबर टी बाई क्यू, और जेड बाई आर ही हमारा क्या है, जेड पी है। ठीक है, और जेड पी किसे रिप्रेजेंट करता है, ध्रुवीय आकृति मापांक को से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी भी शाफ्ट के लिए जे और आर का मान नियत होता है। ठीक है, तो शाफ्ट के ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण तथा शाफ्ट की त्रिज्या के अनुपात को हम ध्रुवीय आकृति मापांक कहते हैं। इसे जेडपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी जी जेडपी मतलब ध्रुवीय आकृति मापांक का मात्रक मीटर क्यूब या क्यूब होता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, ये हमारा ध्रुवीय आकृति मापांक हुआ। ठीक, तो हमने आज टोरिजन इक्वेशन, ध्रुवीय आकृति मापांक तथा मरोड़ दृढ़ता का अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे।